हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरनाथ आप लोगों के बीच आज झारखंड इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, अभी झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं और उन्हीं का हम लोग टारगेट लेके एक क्लास एक बैच स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल के बारे में। अभी तक दोस्तों हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? अभी तक हम लोग धार्मिक आंदोलन, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ये सब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग गुप्त काल के बारे में जानेंगे। और गुप्त काल के बारे में जानेंगे कि गुप्त काल में झारखंड का क्या इतिहास रहा है और झारखंड के बारे में डिफाइन करेंगे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके कि कौन कौन से शासक गुप्त काल में आए और यहाँ पर क्या करके हमारे झारखंड में क्या अपना सत्ता कैसे स्थापित किए। तो चलिए दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, सभी दोस्तों का जला हुआ सीना है, इस बार एग्जाम को धुआं धुआं उड़ा देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज डिफाइन करते हैं झारखंड इतिहास में हम लोग गुप्त काल के बारे में। तो दोस्तों, गुप्त काल को हम लोग झारखंड में तो गुप्त काल का ज़्यादा लंबा इतिहास रहा नहीं है, लेकिन दो ही शासक प्रमुख आए इसमें। कौन आए? एक आए हम लोग का प्रथम शासक के बारे में हम लोग को समुद्रगुप्त के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एक और चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग। दोस्तों, हम लोग गुप्त काल के बारे में जानने से पहले हम लोग इसका उदय, इसके जो है तो हम लोग संस्थापक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ अधूरा अधूरा लगेगा कि मतलब आगे उसका कौन शासक हुए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? गुप्त काल में शुरुआत हम लोग इसका जो संस्थापक, देखिए गुप्त काल का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, जिनका कार्यकाल क्या था? 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। यहाँ जो है सो उदय इसका जो है सो तीसरी शताब्दी में हुआ था। गुप्त काल का उदय कब हुआ? तीसरी शताब्दी में के अंत में। और इसका जो है सो उदय कहाँ से हुआ? कौशाम्बी से, तीसरी शताब्दी के अंत में। और उदय का स्थान जो है कौशाम्बी से। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो है सो श्रीगुप्त के बारे में झारखंड में उतना गुप्त काल के बारे में डिटेल कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका उत्तराधिकारी कौन हुए? घटोत्कच। इनका कार्यकाल था 280 से 320 तक ईस्वी तक। लेकिन जो है सो यहाँ भी घटोत्कच के बारे में भी ज़्यादा झारखंड में उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि इसके कालखंड में कुछ ज़्यादा यहाँ से घटना हुआ नहीं, कुछ साक्ष्य मिला नहीं। तो इसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सबसे प्रतापी शासक हम लोग श्रीगुप्त जो है सो, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद तीसरा जब आया उसका नाम क्या था? प्रथम महान शासक कौन बने? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो बने, यहीं से जो है सो झारखंड में कुछ जो है सो साक्ष्य मिलना चालू हुआ। सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? पहला तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसको जब गद्दी मिला, इसको राज सिंहासन कब मिला? 320 में, 320 ईसा पूर्व में इनका जो विवाह हुआ था, जो है सो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो हुआ वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी, ठीक है ना। इसका विवाह हुआ। उसके बाद उपाधि, इसका जो महाराजा धीराज की उपाधि जो है सो धारण किए। जो है सो चंद्रगुप्त प्रथम किसका जो है सो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए। बहुत प्रतापी शासक थे, बहुत कम ही युद्ध जो है सो मैं इसको जो है सो विजय प्राप्ति नहीं, अधिकतर युद्ध जो है सो विजय प्राप्त ही इसको हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग को झारखंड में 3 शासक के बारे में जाने भी जो है सो। सबसे पहले गुप्त काल में किसी के बारे में जाने? सबसे श्रीगुप्त के बारे में। उसके बाद हम लोग जाने घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। ये सब तीनों का उल्लेख झारखंड में बहुत कम ही मिला है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने अब नया जो है सो झारखंड का जहाँ अस्तित्व मिला है, झारखंड का जिसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, अब हम लोग वहाँ चलते हैं। तो चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी क्या था? उसके बाद जो शासन व्यवस्था जो चलाए, उसके बाद जिसको सत्ता मिला उसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। इसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त, इसको जो है सो हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए। और समुद्रगुप्त में ही हम लोग को जानेंगे झारखंड का बहुत सारा जो है सो हम लोग को साक्ष्य मिले हैं, तो इनको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग को पता करना बहुत जरूरी है। तो समुद्रगुप्त का और भी कुछ नाम है दोस्तों, इसको हम लोग जानेंगे। इसको संगीत प्रेमी बोला जाता है, क्योंकि संगीत के प्रति इनका हमेशा आकर्षण रहा है। और इनके दरबार में देखिएगा बहुत सारे राजा के पहले दरबार में कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे। तो इनका एक फेमस कवि थे, उनका नाम क्या था? हरिसेन थे। इनका एक बुक भी है, बहुत फेमस बुक है, क्या नाम है? पर्याय प्रशस्ति। तो पर्याय प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। इसी में जो है सो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है
कि समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया गया है। यही हम लोग प्रयास और प्रशस्ति में जाने कि झारखंड का उल्लेख किस नाम से हुआ है। तो चलिए और हम लोग आगे जानते हैं। तो समुद्रगुप्त का जो है सो वो जो है सो विष्णु के उपासक भी थे। ये विष्णु के उपासक यानी वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, विष्णु के उपासक। उसके बाद हम लोग यहाँ तक डिफाइन कर लिए इनका दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि कौन थे, हरिश्चंद्र थे। उसके बाद देखिएगा हम लोग के इतिहास में बहुत सारे कालखंड आए हमारे भारत में, आधुनिक से लेकर हम लोग का जो है सो जब से उदय हुआ सनातनियों का, यानी कि जब से यहाँ के इतिहास का उदय हुआ है, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक बहुत सारे हम लोग को यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है। यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों, हम लोग 3 गो यज्ञ के बारे में फेमस यज्ञ है जिनके बारे में हम लोग को बुक में यानी हमारे ग्रंथों में मिलता है। 3 गो युग फेमस युग कौन था, एक पहला यज्ञ था राजसूय यज्ञ, सेकेंड में हम लोग का वाजपेयी यज्ञ और थर्ड में हम लोग का अश्वमेध यज्ञ आता है। तो हम लोग राजसूय यज्ञ के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। क्या था राजसूय यज्ञ के बारे में, था कि जब राजाओं को शपथ ग्रहण करवाए जाते थे उसी को हम लोग राजसूय यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ कहते हैं। जब राजाओं का शपथ ग्रहण होता था तो उसका उस शपथ ग्रहण में क्या क्या उसको चाहिए, किस किस नियमों का पालन करना है, उसको हम लोग राजसूय यज्ञ के नाम से जाने थे। सेकंड में वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जिसमें अपने राजा महाराजा अपने परिवारों के साथ जो है सो एक शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो वाजपेयी यज्ञ क्या हुआ, शक्ति प्रदर्शन का हुआ। इसमें जो सो बहुत सारे योद्धा आते थे, अपने घोड़दौड़ करते थे, बहुत सारे उसमें खेल का प्रतियोगिता होता था, वो सब अपने टाइम में करते थे। अब सेकेंड में आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग को अश्वमेध यज्ञ का उतना ही महत्व रहा है, बहुत सारे महत्व रहे अश्वमेध यज्ञ के बारे में, क्योंकि हमारे महाभारत काल से ही, उसके बाद रामायण में भी श्री राम जी क्या थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जिनके घोड़े को कौन पकड़े थे, लव और कुश, उन्हीं के बेटे लव और कुश ने। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग को बतलाया गया और है। इसका क्या मीनिंग है कि एक प्रतापी राजा कौन कहलाते थे, जो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। और अश्वमेध यज्ञ में अपने द्वारा एक घोड़े को छोड़ा जाता था, अपने द्वारा एक घोड़े को, अपने राज्य के द्वारा शासन व्यवस्था में एक घोड़े को छोड़ा जाता था और घोषणा किया जाता था कि यह घोड़ा जहां तक जाएगा उतना उसका क्षेत्र उसी का हो गया। देखिए क्या मतलब उस समय का था कि यह घोड़ा को जहां तक जाएगा उतना क्षेत्र क्या है, मेरा है, और जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उससे हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में अगर वो जीत गया तो वो क्षेत्र छोड़ देंगे और नहीं जीता तो वो क्षेत्र फिर से कब्जा कर लेंगे। तो ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में अभी तक दोस्तों भारत में 7 व्यक्तियों ने अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बारे में हम लोग अलग जाने, जैसे श्री राम जी हो गए। उसके महाभारत खंड में देखिएगा युधिष्ठिर का जो है सो ये आता है कि पांडवों के जो है सो ज्येष्ठ जो थे उनके युधिष्ठिर वो जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उसके बाद हम लोग का देखिएगा 7 व्यक्तियों में से कौन आता है, समुद्रगुप्त आता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे इसी कालखंड में। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो आए इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ भी जो है सो ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में जान जाते हैं, कुछ और डिफाइन करते हैं इनके बारे में। ये जो है सो विष्णु के उपासक थे, संगीत प्रेमी जानेंगे हम लोग। इसके बाद पर्याय प्रशस्ति लेखन कौन लिखे हैं, हरिश्चंद्र का पर्याय प्रशस्ति में ही इसका उल्लेख है। उसके बाद समुद्रगुप्त थे, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया, नहीं अश्वमेध योग की, अपने घोड़े को छोड़े और जहां तक उनका घोड़ा गया उसका क्षेत्र उसी का हो जाता था। हम लोग अभी डिफाइन किए इसको। उसके बाद ये इतना प्रतापी शासक थे कि दक्षिण भारत के 9 शासकों को, बड़े बड़े 9 शासकों को हरा दिया। उत्तर भारत के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के 12 शासकों को। उस समय के टाइम में, गुप्त काल के टाइम में जितना बड़े बड़े शासक थे सभी को हराने वाला कौन थे, समुद्रगुप्त थे। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि हार कभी माना ही नहीं है। जितना बड़े बड़े शासक है सभी को हराया। उत्तर भारत के आर्यावर्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के 12 बड़े बड़े शासकों को हरा के जो है भारत में अपना सत्ता इस तरह स्थापित कर लिए कि इस तरह दूसरा शासक अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद इसका और भी कुछ उपाधि, जैसे जैसे कुछ उपाधि मिला है, जैसे विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमांक की उपाधि धारण की है। उसी वजह से कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि संगीत के प्रति इसका जो है सो हमेशा आकर्षण रहा जो है सो, इसलिए अपने जो है दरबार में संगीत प्रेमी भी रखे, जिसका नाम हरिसेन था। इसके बाद देखिएगा इसका उत्तराधिकार कौन गया। देखिए समुद्र के गुप्त के बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे, ठीक ना। अब समुद्र के गुप्त के बारे में कुछ और आगे हम लोग डिफाइन किए हैं। तो इसके बाद इसका जो उपाधि करते जो है उत्तराधिकारी कौन आ गए,
इनके उत्तराधिकारी कौन आए? तो चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड यानी चंद्रगुप्त जो है सो, एक तो हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाने, प्रथम जो है सो कौन थे? प्रतापी शासक बने। और सेकेंड हम लोग फिर आ गया चंद्रगुप्त सेकेंड इसका नाम है, और इसका गद्दी कब मिला? 380 में। अब हम लोग जानेंगे कि दो ही प्रमुख व्यक्ति के बारे में हम लोग राजा के बारे में पढ़ना है, एक समुद्रगुप्त हो गया और एक हो गया चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चलिए समुद्रगुप्त के बारे में और कुछ हम लोग जान रहे हैं। इनका कालखंड कब था? 355 से लेकर 380 ईस्वी में इसका कालखंड रहा। इसके बाद हरिसेन रचित विजय स्थल में एक आठवीं विजय। देखिए हम लोग को झारखंड को पता ही है कि आठवीं क्षेत्र, कहीं आठों कहीं आठवीं बोला जाता था। तो इसके जो है सो हरिसेन द्वारा जो रचा गया था जो पर्याय प्रशस्ति, इसमें एक जो है सो आठवीं क्षेत्र का विजय का वर्णन होता है। और ये आठवीं क्षेत्र जानते हैं हम लोग झारखंड को क्या बोला जाता है? आठवीं क्षेत्र उसमें बोला जाता है, आठवीं क्षेत्र बोला गया। और आठवीं क्षेत्र का विजय, उसमें झारखंड का भी विजय, यानी कि झारखंड हम लोग का उल्लेख होता है कि समुद्रगुप्त के काल में झारखंड उन्हीं के अधीन था, उन्हीं के शासनकाल में थे, ठीक ना। इसके बाद आठवीं राजा को हराकर विचारीकृत नीति का पालन किए। समुद्रगुप्त क्या किए? ये आठवीं के राजा को हराकर क्या पालन किए? परिचारिकृत, यानी परिचारिकृत क्या होता है? अपने शासन व्यवस्था को अपने जैसा ही चलाना, उसको क्या करते हैं? परिचारिकृत नीति कहते हैं। तो जो है सो ये क्या किए? समुद्रगुप्त जो है सो आठवीं क्षेत्र के राजा को हरा के वहां परिचारिकृत नीति का जो है सो पालन करवाए कि मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, उसको क्या करते हैं? परिचालन नीति कहते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि पर्याय प्रशस्ति में जो है सो छोटा नागपुर के क्षेत्र के कौन सा जो है सो नाम का उल्लेख किया गया है? तो मुरुंड देश। देखिए आज रखने का ट्रिक है कि समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्र कभी सूखने वाला तो है नहीं, मरने वाला तो नहीं, तो मुरुंड, मरने वाला नहीं, उसको क्या कहेंगे? मुरुंड। यानी समुद्रगुप्त के काल में मुरुंड, यानी समुद्र मरने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं, उसका नाम क्या है? मुरुंड। यानी समुद्रगुप्त के काल में जो है सो छोटा नागपुर को मुरुंड प्रदेश बोला गया है। इसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त सेकेंड। इसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसी का नाम है। इनका कार्यकाल है 380 से लेकर 412 ईस्वी में, ठीक। इसका कार्यकाल है, विक्रमादित्य का क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड का, विक्रमादित्य का 380 लेकर 412 ईस्वी पूर्व, ठीक। इसका क्षेत्र जो था हम लोग जानेंगे, इसका क्षेत्र उज्जैन से लेकर बंगाल तक, यानी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो है सो क्षेत्र इसमें शासनकाल में शामिल था। और इसमें झारखंड क्षेत्र भी जो है उसी के बीच में आते थे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ तक जान सकते हैं कि समुद्रगुप्त के कार्यकाल में झारखंड उसी के क्षेत्राधिकार थे। उसके बाद छोटा नागपुर उसी में आ गया। उसका विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में भी झारखंड जो है सो इसी के जो है सो क्षेत्र में के अधीन आते थे, क्योंकि इसका जो उज्जैन से लेकर बंगाल था इसका शासन व्यवस्था था। कहाँ तक थे? उज्जैन से लेकर बंगाल तक इसका कार्यकाल। इसी उसके बाद में जानते हैं, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। चीनी यात्री फाहियान कब आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के कालकाल में ही जो है सो भारत आए। और ये अपने जो है सो यात्रा वृत्तांत में लिखे थे। उसमें झारखंड का नाम क्या दिया गया था? कुकुटलाल, यानी कि क्षेत्र का नाम वो क्या दिए? कुकुटलाल। तो बोला जाएगा फाहियान किसके कार्यकाल में आए? तो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में झारखंड में आए थे, ठीक। उसके बाद हम लोग को गुप्त काल के बारे में कुछ सबूत मिले हैं, क्योंकि हम लोग को कोई चीज शिलालेख सबूत ही बताता है कि उस कालखंड में झारखंड का उल्लेख है कि नहीं, झारखंड का अस्तित्व आया है कि नहीं। तो चलिए हम लोग को कहाँ से कुछ खास सबूत मिले हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को महोदी पहाड़ हजारीबाग, महोदी पहाड़ कहाँ पे है? हजारीबाग जिला में है। इससे पत्थर काटकर बने 4 मंदिर, यानी 4 वो ऐसा मंदिर मिला है, पत्थर का बना हुआ, पत्थर एक ही पत्थर से कटा हुआ मंदिर मिला है। कहाँ पे मिला है? फाहियान, यहाँ पे हम लोग का हजारीबाग के जिला में, हजारीबाग में, ठीक है, महोदी पहाड़ हजारीबाग में, यानी एक ही पत्थर से काटा हुआ ऐसा मंदिर जिसके अंदर जो है सो 4 मंदिर मिले हैं। उस बाद सतगावा गांव हजारीबाग, सतगावा लोग जान ही रहे हजारीबाग में है। यहाँ भी मंदिर के साक्ष्य, यानी ब्राह्मण द्वारा बने मंदिरों के साक्ष्य यहाँ भी मिले हैं। कहाँ पे? सतगावा गांव हजारीबाग में। फिर थर्ड में देखते हैं पिठोरिया रांची। रांची के उत्तर भाग में, रांची के उत्तर भाग में एक पिठोरिया जगह है, वहां से एक पहाड़ी पर एक कुआं का साक्ष्य मिला है, यानी कि एक उसी समय गुप्त काल के कुएं का उल्लेख जो कहाँ किया गया है? रांची में मिला है। रांची के उत्तरी भाग में गुप्तकालीन कुआं मिला है। तो दोस्तों हम लोग आज गुप्त काल के बारे में यहाँ डिफाइन किए, और झारखंड में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से आप लोग को क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से जिस तरह टॉपिक वाइज करवाते जा रहे हैं आप लोग करते रहिए। आप लोग इसको 1-2 बार देखते रहिए वीडियो को, और जो है सो आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। जिस समय जाइएगा उसमें वीडियो को स्पीड करके 1-2 बार और देख लेना है। और आप लोग को रटना नहीं है, झारखंड के इतिहास को कभी रटना नहीं है। जो रटेगा
वो पछताई होगी। झारखंड की ध्यान रखने वाला चीज़ है ही नहीं, इसको समझ के जाना है और वहाँ जाके डिफाइन करना है, अपने एग्जाम में जो है सो टिक मार के आना है। आपको 100% बोलना कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको कुछ अलग से देखना है नहीं। तो दोस्तों धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।